हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की पीजीटी प्रिपरेशन को, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन को लेकर। और होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीज़, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर वो और स्ट्रैटेजी से लेकर बुक्स तक के बारे में इस वीडियो में आपको बता सकूं। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं पीजीटी प्रिपरेशन के लिए तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे इस बार रह चुके हैं तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीजीटी एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही लेकर होता है। और ये आपको पता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में नहीं रखते और आप इन केस आप एलिजिबल नहीं होते उस पोस्ट के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो सबसे पहले आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। मास्टर्स यानी कि आपने एमए किया है तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपने बीएड करी है या नहीं करी, इसके लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो देखिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, किया हुआ भी होना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में इसे रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि जिन बच्चों ने अगर बीएड नहीं किया है लेकिन उनके 12th में, ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में तीनों में फर्स्ट डिवीज़न है। फर्स्ट डिवीज़न का मतलब है 60%। ठीक है, कई बच्चे इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न में क्या कितनी परसेंटेज है। तो 60% अगर आपकी 12th में, 60% आपकी ग्रेजुएशन में और 60% ही आपकी मास्टर्स में है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। विदाउट बीएड आप एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो। सेकंड थिंग इज़ दैट कि या तो आपने पीएचडी में एडमिशन ले रखा हो कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो आपने पीएचडी में एडमिशन ले रखा हो, या फिर वो पीएचडी आपकी कंप्लीट हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आप विदाउट बीएड। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने मास्टर्स की हुई है और उसके पहली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो पाती लेकिन दूसरी अप्लाई हो जाती है, जैसे उसने पीएचडी कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में, तो वो एलिजिबल हो जाता है। और यहीं अगर कोई बच्चा है जिसकी फर्स्ट डिवीज़न 12th और ग्रेजुएशन और आपका मास्टर्स तीनों में फर्स्ट डिवीज़न है तो वो भी विदाउट बीएड एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन और बच्चे, आपको बीएड कंपलसरी है। और दूसरी चीज़ ये कि बीएड भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, इस चीज़ को मैं बार बार ही कहना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर के बीएड में हम फाइनल ईयर में हैं या फिर हमारा वेटिंग में रिज़ल्ट है, हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती। जब आपका फॉर्म की लास्ट डेट जो होती है उस डेट तक आपकी डिग्री अगर कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर इन केस आपका उस डेट तक रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस नहीं होते फॉर्म की लास्ट डेट तक, तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो फिर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इनवैलिड कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जान लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। अब हम बात करते हैं, हाँ, दूसरी चीज़ जो बच्चे को बहुत डाउट होता है वो होता है आपका सीटेट को लेकर। तो आपने सुना है कि पीजीटी के लिए कोई सीटेट होता है, तो जब होता ही नहीं है तो आप कैसे ये कमेंट कर सकते हो या पूछ सकते हो कि मैम पीजीटी के लिए भी सीटेट चाहिए होता है। अगर आपने सुना है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। ठीक है, तो पीजीटी के लिए कोई अभी तक तो कोई सीटेट नहीं है, लेकिन अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो जाती है तो ज़रूर आपको पीजीटी के लिए भी सीटेट जैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक आपके लिए नहीं है। अब हम बात करें आपके, हाँ, दूसरी चीज़ ये कि इंटरव्यू, सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंटरव्यू होता है या नहीं। डीएसएसबी में इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ आपका एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपका जो मेडिकल प्रोसीजर जो शुरू होता है, उसके बाद अगर आप सारी चीज़ों में निकल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू यहाँ नहीं होता, ओनली आपके जो कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद आपको सिलेक्शन मिल जाता है। एक्सेप्ट कि आपका कोई, जैसे जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर जाओ, आप सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लो, जैसे कि मेडिकल, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करें एज की, तो एज आपकी अगर हम बात करें तो एज आपका जनरल वालों के लिए 36 ईयर्स का होता है। यहीं आपका एससी और एसटी दोनों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि अगर आपका 36 ईयर्स तक जनरल वालों का है तो उन्हें 41 तक उनकी एज वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा चीज़, ओबीसी कैंडिडेट, मोस्ट जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं या फिर जो गड़बड़ी होती है ना, वो इसी कैटेगरी में होती है। क्या गड़बड़ी होती है कि
काफ़ी सारे बच्चे जो कि अदर स्टेट के, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं DSSB जॉब के लिए। उनके लिए कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है कि इतने % बच्चे अप्लाई करेंगे या फिर दिल्ली के बच्चों को ज़्यादा रिकमेंड किया जाएगा जॉब के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत जो आती है वो OBC कैटेगरी के बच्चों को होती है, क्योंकि यहाँ पर OBC कैटेगरी में सिर्फ उन बच्चों को काउंट किया जाता है जो कि जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल है, ठीक है। तो अगर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है तब तो आप तो अदर स्टेट वाले बच्चे जो होते हैं वो OBC से नहीं भर पाते, ठीक है। तो उन्हें OBC के जितने भी रिलैक्सेशन होते हैं वो भी नहीं मिल पाते, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे आपका जो PWD का जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है। यहीं अगर PWD किसी SC ST कैटेगरी में है तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यहीं जो PWD में अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो 13 ईयर्स का, यानी कि 13 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यहीं पर अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड पे होता है। और अगर हम बात करें आपका एग्ज़ाम के बारे में तो एग्ज़ाम आपका 2 टियर एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट आपका होता है जनरल पेपर, सेकंड आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न। आप देखिए यहाँ जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है कि PRT और TGT दोनों में ही जनरल पेपर को क्वालिफाई करना मस्ट होता है। लेकिन जो PGT में होता है उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं किया जाता कि आपको जनरल पेपर में पास होना ही होना है। आप अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हो तो भी आपका कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन मेरी आपको सलाह यही रहेगी, जो सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं वो जनरल पार्ट को छोड़ देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ईजी होता है करना, क्योंकि इसमें जनरल पार्ट में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपका करंट अफेयर्स और GK, ठीक है, GA, ठीक है। तो पाँचों ही 20-20 मार्क्स के आते हैं और इजीली आप कर सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपको सिलेबस डिफाइन नहीं होता, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जनरल पेपर की तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो सिलेबस होगा वो आपको एकदम एक्यूरेट मिलेगा। मतलब अगर उसमें से जैसे अगर किसी का ब्लड रिलेशन में से 2 क्वेश्चन आने हैं तो ऑलमोस्ट 2 नहीं तो 1 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हो और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के आप अपना सिलेक्शन कर ले सकते हो। तो ज़्यादातर जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट पे भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट कंसर्न पे की होती है। तो ये ज़रूरी है कि आपको दोनों ही पार्ट पे इक्वली फोकस करना है। अब हम बात करें आपके सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में तो सब्जेक्ट आपका 200 मार्क्स का होता है। यहीं पर आपके 200 मार्क्स में जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में आपको इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको डीपली अंडरस्टैंड करनी होती हैं। और लास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होती हैं। और तीसरी जो चीज़ मैंने एनालाइज की है वो है कोटेशन। जैसे कि कई जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने कई कोटेशंस दे रखे थे, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जब भी आप बुक्स पढ़ते हो तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि प्लेटो ने अगर कोई बात बोली है तो किस तरीके से बोली है, क्या क्या बोला है, अरिस्टोटल ने अगर कोई चीज़ कही है उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, तो इन सब चीज़ों पे। और जितना मैंने चीज़ों को एनालाइज किया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से आपका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, उतना ही ज़रूरी है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप और आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। इन सब पे आपको इक्वली फोकस करना होता है। लेकिन मेन जो हम बात करते हैं, जो ईजी अगर बात करें तो ईजी आपके लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला। जैसे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में अच्छे हो जाते हो तो आपको और चीज़ों को डील करने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। क्योंकि अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें या फिर और चीज़ों की बात करें तो एज़ कंपैरिजन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ जाती हैं। जहाँ जैसे कि आपको मास्टर्स की भी बुक पढ़नी पड़ेंगी, आपको आपकी ग्रेजुएशन की भी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो है। और अगर हम किसी और जैसे PGT हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि अगर आप
ध्यान नहीं दोगे इन सब चीज़ों पे तो आपको ज़रूर सफ़र करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार ये आपसे कह रही हूँ कि चीज़ों को इस तरीके से लेके चलिए कि स्मार्टली वर्क करना है। थोड़ा सा टाइम आपको चीज़ों को एनालाइज करने में लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार ही एनालाइज कर लोगे चीज़ों को तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम बात करें सब्जेक्ट कंसर्न में, मैंने आपको बता दिया। तो आपको जो 6 to 12 आपकी जो NCERT हैं वो भी सिर्फ सिविक्स की 6th और 7th और 8th, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैंने मतलब ये तो आप 1-2 दिन में ही ख़त्म कर सकते हो 6th 7th 12। जो आपको टाइम लगता है वो 9 से 12 तक की में लगता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी बुक्स होती हैं वो आपकी होती हैं 9, 10th, 11th, 12th। इसमें आपका क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके सिलेक्शन में, ठीक है। और पॉलिटिकल थॉट्स में अगर हम बात करें तो NCERT तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जस्ट एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो जाए और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आने लग जाए, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे कि DSSB कोई भी जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं करता, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो जितना मैंने चीज़ों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए एनालाइज किया है, जितने पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं उन पार्ट्स से अलावा आपको कोई चीज़ें नहीं देखने को मिलती। लेकिन ये खुद जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, ये खुद ही अपने आप में इतने वास्ट एरिया हैं कि आप कितना भी कंप्लीट कर लीजिए इन्हें तो नहीं चीज़ें हो पाती। तो ज़रूरी ये है कि आपको स्मार्टली वर्क करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको बहुत फोकस करना है। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल थिंकर्स पे, और मेन जो थिंकर्स हैं आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, सुकरात ऑल्सो एंड मैकियावेली और जो 2-4 हैं जॉन लॉक और जो भी हैं उन्हें भी फोकस करना है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, महात्मा गांधी, कौटिल्य और आपकी और हाँ, अगर हम बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि उसमें भी आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब कि आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा चीज़ें आपको, और मेरा मानना है कि आपने ग्रेजुएशन में, अपने 12th में, अपने मास्टर्स में ये सारी चीज़ जितने भी मैंने पार्ट्स बताए, मास्टर्स में तो सारे ही मतलब बहुत डीपली पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे पता है कि चीज़ें किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको, और अगर आपकी जो बुक्स हैं जो आपकी PG की बुक्स हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, सिर्फ आप उन्हें रेफ़र करें अपनी प्रिपरेशन को लेकर। हाँ, बस NCERT आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के लिए रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर NCERT हो गई और यहीं आपकी हो गई ग्रेजुएशन और PG की बुक्स। और तीसरी जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल मैं इसलिए ज़्यादा फोर्स दे के कह रही हूँ कि आप कितना पढ़ते हो इससे मतलब नहीं है, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो एग्ज़ाम हॉल में, ये मैटर करता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट और रिवीजन ऑल्सो मस्ट। तो रिवीजन आपको करनी है और टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो आपके लिए होती है प्रैक्टिस सेट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। जैसे कि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस छोड़नी ही नहीं है। अगर हम बात करें पेपर 1 के बारे में तो स्ट्रैटेजी में मैं आपको कहूँगी कि पेपर 1 में आप कोई भी जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स परचेज़ कीजिए। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, चाहे वो पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों, क्योंकि जनरल पार्ट सबका सेम आता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को छोड़ना ही नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें इन्हेंस होंगी। तो हाँ, टाइम आपको पता ही है कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। यहीं अगर बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस आपके होते हैं 300, ठीक है। 100 आपके जनरल पार्ट के और 200 आपके सब्जेक्ट कंसर्न के। और जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको फोकस दोनों पे ही इक्वली करना होगा। हाँ, तो यहाँ यह वीडियो हमारी ख़त्म होती है। होप सो मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।